हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो क्लास 6 to 8 के लिए वैकेंसी आ रही है उसमें गणित और विज्ञान के लिए यहाँ पे हम क्लास 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्लास नंबर सिस्टम के लिए जिसमें सभी टाइप के नंबर के बारे में बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताया है। आपका एक या दो क्वेश्चन वहाँ से जरूर रहेगा, ठीक है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हैं प्लस आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो उसका सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे क्लास 1 मैंने बता दिया, 1 नंबर सिस्टम की क्लास है, पूरे नंबर के बारे में बताया, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ये दूसरी क्लास है जिसमें द्विघात समीकरण की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा कई पार्ट में कराना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर यहाँ पे आप अच्छे से देखते हैं ये पूरी वीडियो 1 by 1 तो आपको दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे चीज़ें मतलब आप क्वेश्चन कहीं से भी बना लेना और भी प्रैक्टिस कर लेना। यूट्यूब पे हर जगह तो क्वेश्चन ही हो रहा है, कहीं पे थ्योरी का पार्ट नहीं बताया जाता। मैं यहाँ पे आपको सारी थ्योरी भी बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही रहेगी इस क्लास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना रहता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आप यूट्यूब पे देखेंगे बस क्वेश्चन, किसी को थ्योरी पता ही नहीं है कुछ की क्या चीज़ होता है, रूट्स क्या होते हैं, टाइप कितने होते हैं द्विघात समीकरण के, फिर उसके बाद नेचर उनका क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि उनकी प्रकृति क्या होती है, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिकली अभी थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा कम नॉलेज है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ी इनकी थिकनेस इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे क्वेश्चन करने पे आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती कक्षा 6 से 8 के लिए गणित है आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। तो इसमें याद रखिएगा ऐसा बहुपद जिनमें चर राशि का घात यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे मैंने टाइपिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चर घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। ऐसा बहुपद मतलब जिसमें बहुत पद हो, यानी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा या एक को भी बोला जाता है बहुपद। मतलब अगर कोई फंक्शन आपका f(x) है तो f(x) बराबर अगर 2x + 3 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, अगर 2x² + 3 या फिर 3x + 5, इस तरीके से जो भी फंक्शन रहेंगे वो सभी बहुपद में आते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा सभी बहुपद में ही आ जाते हैं। तो जिसमें इसमें बताया गया है कि इस टाइप का अगर फंक्शन है ax² + bx + c फॉर्म का है, मतलब x का पावर यानी घात अगर 2 है तो क्या बोला जाता है, द्विघात समीकरण। इतना तो बेसिक पता होगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे यदि px एक द्विघात समीकरण है तो px बराबर 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब जो भी द्विघात समीकरण रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, और जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्याएँ हैं और तथा x चर राशि है, ठीक है। क्या है, चर राशि है, क्लियर है। आगे देखते हैं। हल्का यहाँ पे कहीं कहीं मतलब हिंदी में टाइपिंग जानते हैं बहुत मुश्किल होती है, तो इंग्लिश में थोड़ा आसान रहता है लेकिन इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि थोड़ा सा मैनेज करिए। अगर कहीं स्पेलिंग सही गलत है तो मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। हिंदी की द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं, पहला है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा है मिश्र द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, वह द्विघात समीकरण जिसमें b बराबर 0 हो। मतलब अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx और प्लस c बराबर 0 है, तो जिसमें b 0 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो ax² + c बराबर 0, या फिर जैसे ले लें हम 2x² और +8 = 0। तो यहाँ पे देखिए b वाला टर्म यानी x वाला टर्म गायब है, ये bx वाला टर्म x का कॉफिशिएंट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मिश्र द्विघात समीकरण। तो इसमें क्या होता है, इसकी थिकनेस कुछ ज़्यादा ही हो गई है, थोड़ा सा और कम ही कर लें, ठीक। अब देखते हैं, हाँ ठीक है, अब थोड़ा थिकनेस ज़्यादा हो गई थी। फिर इसके बाद मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है, वह द्विघात समीकरण जिनमें b शून्य न हो, मतलब कि पूरा हो इक्वेशन इस तरीके का, पूरा कंप्लीट हो, उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ax² + bx + c, यानी कि दूसरा एग्जांपल लेंगे तो 2x² + 5x + 8 = 0। इस तरीके का जो पूरा फंक्शन है ये आपका बोला जाएगा मिश्र द्विघात समीकरण, क्लियर है। आगे देखते हैं।
अब आपका आता है द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, आपको पता होगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 सॉल्व करोगे तो इसके दो मतलब x की दो वैल्यू आएगी, जैसे x बराबर 2 और x बराबर 3। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब ऐसे सॉल्व करने पे दो वैल्यू आएगी, उसी को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, याद रखिएगा। ये थिकनेस कुछ ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा सॉरी आप लोगों को बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब थिन हो गया, जिसकी वजह से दिक्कत लिखने में बहुत, थोड़ा सा मीडियम रहता है तो अच्छा लगता है लिखने में, मतलब आपको दिखता भी अच्छे से है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये मूल समझ में आ गया। x की अगर दो वैल्यू है तो उसी को मूल बोला जाता है। तो यहाँ पे यदि x का मान किसी दी हुई द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, जैसे बोला जाए कि एक x बराबर 2 है और यहाँ पे दिया गया है 2x² प्लस 5x माइनस 3, कुछ मैं अपने से ले रहा हूँ ये। अगर x बराबर 2 रखने पर इस पूरे फंक्शन में अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी पूरा सॉल्व करने पे, तब ये बोला जाएगा कि x बराबर 2 इसका मूल है, और 0 नहीं हुआ रखने पर तो मूल नहीं है। तो यही चीज़ लिखा गया है कि यदि x का मान किसी दी हुई द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, समीकरण में x का मान रखने पर अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में समीकरण का बायां पक्ष यानी कि ax² प्लस bx अगर इसमें रखने पर अगर शून्य हो तो समीकरण क्या बोला जाएगा, उसका मूल है, अन्यथा नहीं। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई इक्वेशन दिया है उसमें x की वैल्यू पुट करने पे, x बराबर 2 पुट करने पे अगर ये 0 हो जा रहा है तो मूल है, और 0 नहीं हुआ तो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये मूल नहीं होगा, और अगर 0 हो गया तो है। क्लियर है? तो ये पूरा द्विघात समीकरण की सारी इन्फॉर्मेशन, पूरे चैप्टर के बारे में मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मेथड के थ्रू गुणनखंड विधि से। ठीक है? फिर आता है द्विघात समीकरण का हल। इसके दो तरीके होते हैं, जो इससे पहले सारी चीज़ें थी वो बेसिक थी, जो क्वेश्चन है जहाँ से बनना स्टार्ट होंगे अब यहाँ से शुरू हो रहा है, तो गुणनखंड विधि। लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे इन सब चीज़ों को। ठीक है? ये भी आ सकता है क्वेश्चन, देखते हैं बीपीएससी कैसे पूछता है। 4 ऑप्शन मतलब 4-5 पॉइंट दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से सही हैं, तो ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, सी भी। तो ये पूछ लेगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, उसमें फिर पूछ लेगा इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, फिर और कुछ ऐसे 2-3 ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है गुणनखंड विधि, ये तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब वहाँ पे सिखाऊंगा स्प्लिटिंग मेथड जो होता है। फिर इसके बाद सूत्र विधि जो होता है, यानी श्रीधराचार्य, ये आपका होता है श्रीधराचार्य। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये ऐसे रहेगा, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है? सूत्र होता है आपका x बराबर -b प्लस -b का -4ac/2a। और ये कहाँ से लेते हैं, abc की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c, जो आपका क्वाड्रेटिक होता है, इन्हीं से ABC की वैल्यू लेकर के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है? जो भी इक्वेशन दिया रहेगा आपका। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसमें दिया गया द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर है तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, और डिस्क्रिमिनेंट। एक चीज़ और बता दूं, जहाँ जहाँ अभी मुझे मिस्टेक दिख रही है, मैंने अभी जस्ट मतलब PDF बनाया था, तो काफ़ी जहाँ जहाँ मिस्टेक दिख रही है मैं उसको अभी सही कर दूंगा। ठीक है? कुछ ही देर में। ये क्लास पहली क्लास में, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में जानते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण के, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पता है आपको। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी में, अभी पीआरटी वाली वैकेंसी में यहाँ से क्वेश्चन, या कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में अगर क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से 100%, चाहे 9-10 का बोर्ड एग्जाम हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो या किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो ये नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आपका d = होता है b² - 4ac। ठीक? इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसकी 3 कंडीशन बोलते हैं, या अगर देखा जाए डिटेल में तो 4 से 5 हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं लगभग। तो पहली कंडीशन होती है, अगर d जैसे दिया है तो d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, d > 0, फर्स्ट कंडीशन। d अगर 0 से बड़ी आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे d > 0, मतलब कि b² - 4ac। इस इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c, मान लीजिए कोई इक्वेशन जैसे दिया है यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 8 = 0। इस इक्वेशन से a b c की वैल्यू ले लेंगे, और इसमें रखने के बाद अगर वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी बड़ी, मतलब पॉजिटिव में नंबर आए 0 से बड़ा, तो उसको क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक व असमान होंगे।
वास्तविक होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। असमान मतलब अनइक्वल। क्लियर है? पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चारों पॉइंट। दूसरी कंडीशन होती है डी इक्वल्स टू 0, और उसमें भी जो डी इक्वल्स टू 0 है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी कंडीशन से बनते हैं, सेकेंड वाली कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का -4ac अगर 0 है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर 20 का -4ac की वैल्यू मतलब यहाँ से वैल्यू लेने के बाद अगर ये पूरा 0 आ जाए, सेकंड कंडीशन डी इक्वल्स टू अगर 0 हो जाए तो क्या बोलेंगे? मूल वास्तविक व समान होंगे, मतलब रियल एंड इक्वल होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें दिया गया है तीसरी दशा, 20 का -4ac अगर 0 होगा, इसमें भी 0 की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट बुक में नहीं दिया रहता, थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में ही दिया तो मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो तो अगर मतलब जैसे 20 स्क्वायर -4ac सॉल्व करने के बाद अगर मान लीजिए 4 आ गया, 9 आ गया, 16, ये पूर्ण वर्ग नंबर है, मतलब इनका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, वर्गमूल, तो उसको हम बोलते हैं कि समीकरण के मूल क्या होंगे? परिमेय संख्या, मतलब परिमेय होंगे, मूल क्या होंगे? परिमेय होंगे। फिर दूसरा पॉइंट इसी में दिया है, पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे कि ये पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 3 हो जाए, 5 हो जाए, फिर 9 हो जाए, 9 नहीं 8 हो जाए, 12, ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसे में क्या हो जाता है? ये मूल क्या होंगे? आपके अपरिमेय होंगे। बहुत याद रखिएगा, बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि जानते हैं ना बीपीएससी का लेवल टफ ही करके वो पूछते हैं जहाँ से पता ना हो। ये नॉर्मल बुकों में नहीं दिया है ये वाली कंडीशन। ठीक है, क्योंकि 20 का -4ac बराबर 0 करके बस ये बता दिया गया है कि रूल इक्वल मतलब रियल और इक्वल होंगे, बस इतना ही बताया है, परिमेय और अपरिमेय के बारे में नहीं बताया गया है। तो याद रखिएगा, अगर ये पूर्ण वर्ग होगा तब क्या होगा? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर। क्लियर है? नंबर के बारे में मैंने पहली क्लास नंबर के बारे में इसीलिए लिया है कि हर जगह हर चैप्टर में आपको नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप नंबर की क्लास जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, जिसमें नंबर के बारे में मैंने बता रखा है। क्लियर है? फिर चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथी दशा यानी कि डी लेस देन 0, मतलब कि डी की वैल्यू क्या? 0 से छोटी हो, यानी कि -2, -1, -3 निगेटिव में हो अगर वैल्यू, तो वो क्या बोलेंगे? मूल अवास्तविक होंगे और काल्पनिक होंगे, या तो अथवा या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में याद रखिएगा, अवास्तविक या काल्पनिक। फिर इसका लास्ट पॉइंट एक और बचा है, वो भी देख लेते हैं। ये सब बेसिक, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको पहले। द्विघात समीकरण में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर ये सब थ्योरी नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ये पहली क्लास में मैं पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से इसकी जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम पूरा डिटेल में इसके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मतलब गुणनखंड विधि से, फिर सूत्र वाले मेथड यानी सिद्धाचार्य से, फिर 1 बाय 1 सभी टाइप के कराएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। तो यहाँ पे जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इसके मूल अल्फा बीटा हो तब, तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए। अच्छे से समझिएगा, ये होता है माइनस b यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन माइनस b है ना, तो x का गुणांक अपॉन ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या है? c अपॉन ए यानी कि कांस्टेंट नंबर, मतलब कि अचर बोलेंगे, अचर मतलब जिसमें जो लास्ट वाला नंबर रहेगा कांस्टेंट, वो अपॉन ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल सी बाई ए। क्लियर है? आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, अब अगला दिया गया है, दिए गए मूलों के द्विघात समीकरण बनाना। अगर इसके मूल दिए हैं अल्फा बीटा जैसे दिया है, मान लीजिए 2 दिया है अल्फा और बीटा दिया है आपका 3, अल्फा दिया है 2, तो कहेगा मूलों का योगफल, मतलब कि इसका अगर आपके मूल दिए हैं तो इसका समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। यानी तब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यही वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अगर कोई इक्वेशन है तो इससे निकालेंगे माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से निकाल करके यहाँ पे ये आपका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा,
यहाँ पे आई थिंक माइनस रहता है, ठीक है। बस 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ तुरंत। यहाँ पे आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस रहता है, पता है, लेकिन कन्फ्यूजन सा, हल्का सा कन्फ्यूजन, हाँ माइनस ही रहता है, ठीक है। मतलब एक बार रीचेक कर रहा था मैं। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक। यहाँ पे आपका माइनस आएगा। यहाँ नीचे देखिए सही लिखा है, ऊपर थोड़ा गलती हो गया था, तो यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये दोनों वैल्यू उठा के रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्लियर है। तो ये था पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसी बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो बेसिक इन्फॉर्मेशन की काफ़ी लेंदी हो गई। तो आजकल क्या है, लोगों का ट्रेंड है ज़्यादा बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, बोर हो जाते हैं ऊपर से। तो मैं इस क्लास में बस बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूँगा। इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन, मतलब गुणनखंड विधि, फिर श्रीधराचार्य विधि सॉल्व करेंगे, फिर नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे, देखेंगे। अगर 1 बाय 1 क्लास डिस्कस करेंगे, एक ही क्लास में अगर सारा करा देंगे तो आजकल बताया ना कि बड़ी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, तो एक एक क्लास में एक एक टॉपिक कवर करेंगे तो आपको पसंद भी आएगा और आप अच्छे इंटरेस्ट तरीके से देखेंगे भी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने बताया है आपको कि पहली क्लास देखना जरूर, मतलब भूलिएगा मत। आपको सारे नंबर के बारे में नॉलेज लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। उसके साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके साथ साथ CTET का पेपर जो सिलेबस है दोनों पेपर का, उसका मैंने PDF टेलीग्राम पे दे रखा है। मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो CTET का पेपर 1 और 2 का सिलेबस है हिंदी में, हिंदी के अभ्यर्थी, इंग्लिश वाला तो साइड पे आप डाउनलोड कर लेंगे, हिंदी में दिक्कत आती है बच्चों को, तो इसलिए यानी अभ्यर्थियों को, तो इसलिए मैंने वहाँ पे PDF हिंदी की दे दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे मैं देता रहूँगा, ठीक है। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। लेकिन जल्द ही मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट रहने वाला हूँ, मतलब थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे कम ही रहता हूँ, ठीक है। तो वंस अगेन, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।